नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लखनऊ लॉ क्लासेस में जहां आज हम समझेंगे। टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ पब्लिक लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। यहां बात करेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है, उसकी उसके क्रिटिसिज्म क्या है। और ये चैप्टर का जो टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ वो अक्सर सेमेस्टर वाइज एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि शुरुआत करने से पहले कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि जो ओपेनहाइम थे, उनका पूरा नाम था लासा फ्रांसिस लॉरेंस ओपेनहाइम, जो कि एक जर्मन जूरिस्ट थे और वो बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को इस तरह परिभाषित किया जो कि नीचे लिखा हुआ है। लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ इज अ नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल विच आर कंसीडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज्ड स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। यानी कि उनका कहना है कि इंटरनेशनल लॉ उन कीवर्ड देखिए, कस्टमरी रूल्स, कन्वेंशनल रूल और लीगली बाइंडिंग है किसके ऊपर? सिविलाइज्ड स्टेट के ऊपर, जब वो आपस में व्यापार या कोई भी संधियां कुछ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिविलाइज्ड स्टेट एक एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आप सिविलाइज्ड स्टेट को समझिए। सिविलाइज्ड स्टेट वो स्टेट्स कहलाए गए जिन जहां पे क्रिश्चियनिटी बहुत परिपक्व थी। और ये उस समय की बात है जहां पे सिविलाइज्ड स्टेट की डेफिनेशन ओपेनहाइम अपने हिसाब से बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आसान भाषा में इसे कैसे समझा जाएगा। तो इसका जो आधार है वो है कस्टम्स, कन्वेंशंस और ट्रीटीज। ये सिर्फ उन्हीं पे लागू होगा, व्यक्तियों या संगठन पे लागू नहीं होगा, ऐसा ओपेनहाइम कहते थे। अब बात करते हैं कि सिविलाइज्ड स्टेट के ऊपर एक बार और समझते हैं कि सिविलाइज्ड स्टेट केवल सिविलाइज्ड स्टेट ही इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट हो सकते हैं। यह डेफिनेशन एक्चुअली में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में दी गई थी, जब इंटरनेशनल लॉ का दायरा बहुत ही सीमित था। ऐसे ही इनके अलावा, ओपेनहाइम के अलावा, जेएल बेयरली ने भी डिफाइन किया था कि बेयरली ने इंटरनेशनल लॉ को बताया कि एक कोऑपरेटिव सिस्टम की तरह बताया कि एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, यानी इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ व्हिच गवर्न्स द रिलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट विद अनदर। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है बेरली की कि कॉपरेशन बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, राज्य की शक्ति पर आधारित होना चाहिए। ऐसे ही एक और जूरिस्ट थे, बहुत प्रमुख और प्रसिद्ध विद्वान थे, हैकवर्थ, जो कि यूएस डिपार्टमेंट में एक कानूनी सलाहकार थे। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ दोज रूल्स विच the civilized state regard as binding upon them in their mutual relations। तो ये डेफिनेशन भी मिलती जुलती है ओपेनहाइम से। और इसके अलावा अंततः हम देखते हैं केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के हिसाब से उन्होंने क्या कहा। उनके उनके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ इज अ प्रिमिटिव लीगल ऑर्डर विच derives its validity from basic norms, यानी ग्राउंड नॉर्म्स की बात करते हैं वो। तो उनके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ एक असली कानून है, मोरालिटी नहीं है। इसकी वैलिडिटी एक मूल नियम है, यानी ग्राउंड नॉर्म से मिलता है। और इस तरह उन लोगों ने जो अलग अलग जूरिस्ट थे उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया। अब बात करते हैं कि इसमें कमियां क्या थी, क्यों इसकी आलोचना होती है। और इस पे आलोचना बहुत सारी आलोचनाएं हैं। तो 6 पॉइंट मेन है, हम एक एक करके उन पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। सबसे पहले बात आती है सिविलाइज्ड स्टेट। तो सिविलाइज्ड स्टेट एक डिस्क्रिमिनेटरी शब्द है, विवादित शब्द रहा है। यह कॉलोनियल सुपीरियरिटी को दिखाता है। मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ में सभी देशों पर लागू होता है, ऐसा कहा जाता है, चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो या अल्प विकसित हो, यानी कि लेस डेवलप्ड हो। और सिविलाइज स्टेट शब्द जो है वो पुराना और भेदभावपूर्ण माना गया है। तो ये पहला क्रिटिसिज्म है इंटरनेशनल लॉ में सिविलाइज स्टेट के नाम पर। दूसरी बात इसमें ये भी कही जाती है कि जो इंटरनेशनल आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ह्यूमन राइट लॉ है, जैसे कि यूनाइटेड यूडीएचआर, आईसीसीपीआर, और या फिर जेनोसाइड कन्वेंशन, इन सभी में व्यक्ति भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट हैं, जो कि ओपेनहाइम ने या इन डेफिनेशंस में नहीं दिया गया है। तो पहला आपने समझ लिया, दूसरा भी आपने समझ लिया कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट है कि नहीं है इंटरनेशनल लॉ में। अब बात करते हैं हम कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की,
जब ये डेफिनेशन आप देखते हैं तो यहाँ कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूएचओ या डब्ल्यूटीओ, जो कि आधुनिक दुनिया के लिए बहुत ही अनिवार्य है, जिसको ओपेनहाइम ने नेग्लेक्ट किया या हटाया हुआ है, वहां पे नहीं है। उसके बाद बात करते हैं ट्रीटीज, कस्टम्स भी के अलावा भी क्या सोर्सेस थे। तो इंटरनेशनल लॉ जब डिफाइन किया गया तो उसमें सिर्फ कस्टम्स, कन्वेंशनल या ट्रीटीज, जो देश की अपनी ट्रीटीज थी, उनको ही शामिल शामिल किया गया। उन्होंने कोई जुडिशियल डिसीजन, राइटिंग ऑफ ज्यूरिस्ट, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, इन सब को नहीं यूज किया गया था। इसी तरह से जो नए स्रोत हैं, नए नियम हैं, जैसे सॉफ्ट लॉ है, उन सबको नहीं 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 इंक्लूड किया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में जो है वो डायनेमिक है, मतलब समय के साथ ये परिवर्तित होता गया है, ये स्टैटिक नहीं है, डेवलपमेंट के साथ साथ इसमें चेंजेस होते गए हैं। जैसे कि साइबर लॉ आ गया, स्पेस लॉ हो गया, इन्वायरमेंट लॉ हो गया। तो ये सारी शाखाएं भी उभर रही हैं और इसकी वजह से इसे कहा जाएगा कि ये डायनेमिक है। मगर उनकी डेफिनेशन बहुत स्टैटिक डेफिनेशन थी, जो कि ओपेनहाइमर ने अपने अपने समय में अपनाई। अब हम बात करते हैं कुछ केसेस के बारे में, जहां पे पहला केस देखते हैं क्वीन वर्सेस केन 1876 का। इस केस में सवाल था कि क्या अंतरराष्ट्रीय कस्टमरी लॉ को ऑटोमेटिकली इंग्लिश लॉ का हिस्सा मानते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि कस्टमरी जो इंटरनेशनल लॉ है वो तभी लागू होंगे जब डोमेस्टिक लॉ इसे मान्यता देगा। इससे स्पष्ट हो गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून स्वतः लागू नहीं होता है। इसके अलावा एक और केस आप देखिए, वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कॉरपोरेशन या कंपनी लिमिटेड वर्सेस किंग 1905 का केस है ये। यहाँ दावा किया गया कि अंतरराष्ट्रीय कस्टमरी लॉ ऑटोमेटिकली बाइंडिंग है। जब यहाँ डेफिनेशन में लीगली बाइंडिंग की बात करें तो उसी बेसिस पे ये जो केस है वो आया था। तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ तब तक लागू नहीं है जब तक डोमेस्टिक कोर्ट उन्हें स्वीकार ना कर दे। यह केस अंतरराष्ट्रीय कानून और डोमेस्टिक लॉ के संबंध का एक फाउंडेशनल केस बना। अब आपने समझ लिया कि क्रिटिसिज्म क्या है, डेफिनेशंस क्या है। मगर अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी? तो मॉडर्न डेफिनेशन के लिए बात करें तो जो ज्यूरिस्ट हैं जे जी स्ट्रेक, उन्होंने परिभाषित किया, उन्होंने जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो परिभाषित करी, जो कि नीचे मेंशन है, और हिंदी में उसका मतलब समझे छोटे शब्दों में। तो इंटरनेशनल लॉ वह नियमों का समूह है जो राज्य, अंतरराष्ट्रीय संगठन और व्यक्तियों के बीच संबंध को नियंत्रित करता है। तो यहाँ तक आप पूरी तरह से समझ चुके हैं इंटरनेशनल लॉ क्या है। अब बात करते हैं समरी की। तो यहाँ पे सेकंड पेज में आपको उसकी पूरी समरी दी हुई है, जहाँ पे ओपेनहाइम और बाकी ज्यूरिस्ट के बारे में दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म बताया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लखनऊ लॉ क्लासेस में